हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए मात्र 20 दिन का टाइम बाकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कांग्रेस का दोस्तों जो 1925 में ठीक है 1925 में हुआ था कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा गया है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर यहाँ पे भारतीय ना दिया हो, ठीक है, सिर्फ ये हो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये बनी थी 1917 में। ठीक है, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में, और इनके द्वारा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और सिर्फ कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए अध्यक्ष, तब आ जाएगा एनी बेसेंट। 1917 में इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो कार्ल मार्क्स था दोस्तों, ये जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, जर्मनी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल, इसका नाम भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसकी एक रचना है, किसकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स की क्या है? पुस्तक है। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये कथन भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि देश के अलग अलग हिस्सों में समांतर सरकारें बनी थी, अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, और सबसे पहले समांतर सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी ये सरकार। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले समांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में बनी थी। कब बनी थी? तो 1942 में बनी थी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में बनी थी ये सरकार? तो ये बनी थी चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका सेलाश्रय स्थल कहाँ है? ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो भीमबेटका है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो भीमबेटका सेलाश्रय है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसीन। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना दिया हो और प्रॉपर लोकेशन है जो इसकी रायसीन जिला वो दिया हो। ठीक है, तो आपको जिले का नाम भी याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में है भीमबेटका सेलाश्रय। ठीक है, जो भीमबेटका सेलाश्रय हैं इनकी खोज की गई थी 1957 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी खोज कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ठीक है, और जो भीमबेटका सेलाश्रय हैं दोस्तों, इनको 2003 में, ठीक है, 2003 में
यूनेस्को ने इन्हें क्या किया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि भीमबेटका शिला सरायों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया, तो 2003 में किया, ठीक है। इनकी खोज कब की गई, 1957 में की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी भीमबेटका शिला सराय को खोज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो BS वांकड़कर के द्वारा इनकी खोज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इनमें से इंडियन स्ट्रगल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें, विश्व इतिहास की झलक, तो ये पुस्तक किसकी है, ये है नेहरू जी की, ठीक है। ये पुस्तक है नेहरू जी की। और अनहैप्पी इंडिया किसकी है, तो ये है लाला लाजपत राय जी की। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जी की कौन सी है, इंडियन स्ट्रगल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस की है। विश्व इतिहास की झलक नेहरू जी की है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये कब किया था, 1799 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया, लॉर्ड वेलेजली ने। कब किया, 1799 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों 1928 में की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, देखिए एक क्वेश्चन यही बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, ठीक है। और इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था 1875 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और मूल तो हिंदी भाषा में लिखी गई है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गौतम बुद्ध से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने, देखिए एक क्वेश्चन यही बन गया यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुबध को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके प्रिय शिष्य कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था सुबध को, ठीक है। और इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो मृत्यु भी हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों महात्मा गांधी को कहा जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है महात्मा गांधी को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, ठीक है। तो दोस्तों माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। काफी इंपॉर्टेंट थॉट है, ठीक है। कि किसने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कथन दिया था भगत सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2 नारे और दिए थे, वो भी आपको याद रखने, ठीक है। भगत सिंह ने एक इंपॉर्टेंट नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। तो ये नारा किसने दिया था, ये भी दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। और एक इन्होंने और नारा दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये नारा भी दिया था भगत सिंह ने। तो ये तीनों नारे इनके आपको याद रखने, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट नारा कौन सा जो अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से आती है? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था भगत सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? ठीक है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के संबंध में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। और कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। किसके मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के। ठीक है। और इनका नाम दादा अब्दुल्ला भी कहा गया है कहीं कहीं। ठीक है। इनका पूरा नाम है दादा अब्दुल्ला। कब गए थे? 1893 में। ठीक है। और महात्मा गांधी के जो अफ्रीका के सहयोगी थे, अफ्रीका के मित्र थे, ये महात्मा गांधी को करमवीर, ठीक है, ये महात्मा गांधी को क्या कहते थे? करमवीर कहते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी के सहपाठी उन्हें क्या कहते थे? बल्लभ महाराष्ट्र। ठीक है। तो ऐसे ही इनके अफ्रीकन जो सहपाठी थे वो इनको कहते थे महात्मा गांधी जी को करमवीर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1885 के बाद WC बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछे गए? ये कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष कब बने? ठीक है। तो ये कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने थे 1892 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये 1885 में बने थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1892 में। ठीक है। और जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे, तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। दादा भाई जो नौरोजी हैं ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1886 में। ठीक है। कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुई तो पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में। ठीक है। तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की 1893 में। ठीक है। और चौथी बार इन्होंने अध्यक्षता की 1906 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है। ठीक है। 1886, 1893 और 1906 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताया 1885 में हुई थी। ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। अब देखो, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। और जलियांवाला बाग से और क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 1919। ठीक है। तो 1919 में इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन से कमीशन बनाया गया था, या कौन सी समिति बनाई गई थी? ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी हंटर समिति या हंटर कमीशन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। सबसे पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन भारत तो 1942 में आया था, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत किसके नेतृत्व में आया था? ठीक है।
तो सर स्टफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, ठीक है। और उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों BS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो राज्य का नाम है, ये राज्य की सीमा, राज्य का क्षेत्र, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है सिर्फ संसद को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत ये परिवर्तन किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया, ठीक है। तो दोस्तों एकमात्र गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग चलाया गया वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और इन पे महाभियोग चलाया गया था 1788 से लेकर 1795 तक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन जीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।